पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था टॉपिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसके साथ साथ हमने मॉडर्न मैकेनिज्म कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और जितने भी साइकिल हैं फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल हो, C2 साइकिल हो, C4 साइकिल हो और कैम पाथवे, ये सब हमने डिटेल में कवर किया था। और साथ ही हमने आखिर में डिस्कस किया था ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज एंड स्टार्च। ठीक, फर्दर यूनिट सेकंड में ही हम डिस्कस करने वाले हैं आज का जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, जो कि बेसिकली कवर करता है कौन कौन से की पाथवे हैं रेस्पिरेशन में। तो सिलेबस आप देखेंगे तो वहाँ पे जो भी की पाथवे हैं रेस्पिरेशन के वही सब हमें पढ़ना है, जिसमें कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, पाइरुवेट ऑक्सीडेशन हो गया, साइट्रिक एसिड साइकिल हो गया एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो वहां पे हमने जाना था कि जो फोटोसिंथेसिस है वहां पे जनरेट होता है ऑक्सीजन, उसके साथ ही कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि यूज किए जाते हैं बाय द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स एज अ फ्यूल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे आसानी से कि जो फ्यूल है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वो कहाँ से आता है। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन है इस फ्यूल को ब्रेक डाउन करता है यूजिंग ऑक्सीजन एंड जनरेटिंग एटीपी। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, यही तो रॉ मटेरियल था फोटोसिंथेसिस का। जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो वहां पे रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही थे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल थे फोटोसिंथेसिस के, ये वेस्ट प्रोडक्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन के। और जो सेल्स हैं ये हार्वेस्ट करता है केमिकल एनर्जी जो भी स्टोर्ड होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और इसको यूज करते हैं एटीपी जनरेट करते हैं, और यही एटीपी मॉलिक्यूल जितने भी सेलुलर वर्क हैं उनको ड्राइव करता है। ठीक है, तो जो की पाथवे हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, इस टॉपिक में पढ़ने हैं, वो है ग्लाइकोलिसिस, पाइरुवेट ऑक्सीडेशन, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बाकी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अदर्स, ये सब हम जानते ही हैं। रेस्पिरेशन की टाइप की बात करें तो एरोबिक, एनएरोबिक, ये हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एरोबिक में यूज होता है ऑक्सीजन का और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का। एनएरोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो यही सब चीजें हमें रेस्पिरेशन में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस मेटाबॉलिक पाथवे। ये जो ग्लाइकोलिसिस है मेटाबॉलिक पाथवे, इसी को कहा जाता है ईएमपी पाथवे, जो कि 3 साइंटिस्ट थे उनके नाम पे पड़ा, और कॉमन पाथवे भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी सेल्स के लिए कॉमन पाथवे है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस ये होता है साइटोसोल में बिगिंस होता है द डिग्रेडेशन प्रोसेस बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड पाइरुवेट। और यूकैरियोट्स में ये पाइरुवेट इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीडाइज होता है टू अ कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए, और विच इंटर्स द साइट्रिक एसिड साइकिल, और यहीं पे ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का टू कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली। तो ये है जो आपको समझना है कहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। और प्रोकैरियोट्स में ये जो प्रोसेस है ये होता है साइटोसोल में। Thus, the carbon dioxide produced by respiration represents fragments of oxidized organic molecules। ठीक, बाकी जो ग्लाइकोलिसिस है इसका मतलब ही है शुगर का स्प्लिटिंग, और इसमें होता भी वही है। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन शुगर है, ये स्प्लिट होके 2 3 कार्बन शुगर बनाता है। ठीक है, और ये जो स्मॉलर शुगर है देन फर्दर ऑक्सीडाइड, और जो रिमेनिंग एटम है रीअरेंज होकर बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। तब ये कैसे बनाते हैं ये हमें ग्लाइकोलिसिस में पढ़ना है। तो ये 10 स्टेप रिएक्शन है जो कि 2 फेजेज में डिवाइडेड है। पहला है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और दूसरा एनर्जी पे ऑफ फेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एनर्जी इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे सेल कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो सेल क्या इन्वेस्ट करेंगे, जैसे हम मनी स्पेंड करते हैं वैसे सेल स्पेंड करते हैं करेंसी, और उनकी करेंसी है एटीपी। ठीक है, और ये जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं 10 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20 रुपया मिले। ठीक है, उसका कुछ प्रॉफिट आए। तो वैसे ही ये भी जो इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी इंटरेस्ट के साथ प्रॉफिट के साथ रीपेड होता है इनको ड्यूरिंग द एनर्जी पे ऑफ फेज। तो ये जो 2 फेज हैं, एक में तो स्पेंड हो रहा है इन्वेस्ट हो रहा है, और दूसरे में उसका इंटरेस्ट के साथ रीपेड हो रहा है। तो जो एटीपी प्रोड्यूस्ड होता है, when ATP is produced by substrate level phosphorylation and NADP reduced to NADH by electrons released from the oxidation of glucose। ठीक है, तो जो एनर्जी पे ऑफ फेज है यही सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है। ठीक, और जो नेट एनर्जी याल्ड है फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 2 ATP and 2 NADH,
ये हम देखेंगे कि कैसे दो एटीपी और दो एनएडीएच नेट याल्ड आ रहा है। ये आपको दिख रहा होगा एनिमेशन जो ग्लाइकोलिसिस का है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में दो एटीपी यूज हुए, यहाँ पे चार एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, दो एनएडीएच। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है ये हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो पहला है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो यहाँ पे एक एटीपी स्पेंड हो रहा है। ठीक है, और जो हेक्सोकाइनेज है यही ट्रांसफर कर रहा है एक फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज, मेकिंग इट मोर केमिकली रिएक्टिव, एंड द चार्ज ऑन द फॉस्फेट also traps the sugar in the cell. Further, this glucose 6 phosphate converts into fructose 6 phosphate, and here the phosphoglucoisomerase is used, which is the glucose 6 phosphate is converted to fructose 6 phosphate। ये आइसोमर हैं दोनों एक दूसरों के, तो यहाँ पे जो इंजाइम यूज हो रहा है वो भी आइसोमरेज इंजाइम यूज हो रहा है, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। और फर्दर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1 6 20 फॉस्फेट। ठीक, और यहाँ पे फिर एक एटीपी स्पेंड हो रहा है, और यहाँ पे जो इंजाइम यूज हो रहा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस इंजाइम को कहा जाता है पेस मेकर इंजाइम। ठीक, और ये जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू द अपोजिट एंड ऑफ द शुगर, इन्वेस्टिंग ए सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, पहला कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये की स्टेप है फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये भी पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन के लिए की स्टेप क्या है, तो यही है जहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम यूज होता है जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1 6 20 फॉस्फेट में विद द स्पेंड ऑफ 1 एटीपी। ठीक, और फर्दर जो फ्रुक्टोज 6 20 फॉस्फेट है ये एल्डोलेज की मदद से, ठीक है, इसको क्लीव करता है शुगर मॉलिक्यूल को दो डिफरेंट 3 कार्बन शुगर में। तो दो डिफरेंट 3 कार्बन शुगर, पहला डीएचएपी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड दूसरा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। और जो ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये फर्दर कन्वर्ट होता है 1 3 20 फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे दो एटीपी फॉर्म होते हैं, मतलब दो एनएडीपीएच। ठीक है, और जो 1 3 20 फॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो दो एटीपी फॉर्म होते हैं। फर्दर 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट होता है दो फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ठीक, ये रिलोकेट करता है रिमेनिंग फॉस्फेट ग्रुप को, और फर्दर इनोलेज एंजाइम की हेल्प से दो फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, और ये जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। ठीक, और ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, द फॉर्मेशन ऑफ 2 एटीपी। ठीक, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 4 एटीपी फॉर्म हो रहा है एनर्जी पे ऑफ फेज में। तो लगा कितना था, 2, फॉर्म हुआ 4, और साथ ही 2 एनएडीएच भी मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि कैसे टोटल एटीपी कितना आ रहा है। ठीक, अभी बस इतना समझते हैं कि जो ग्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 4 एटीपी 2 एनएडीएच और दो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, पाइरुवेट के। ठीक, तो बस यही हो रहा है ग्लाइकोलिसिस के दौरान। अब बात आती है नेट प्रोडक्ट, जो हमने शुरू में ही देखा था कि दो एटीपी और दो एनएडीएच कैसे आ रहे हैं, तो ये हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 10 रुपया इन्वेस्ट किया, हमको 20 रुपया मिला, तो जो नेट बात की जाएगी नेट प्रॉफिट की, ठीक है, तो क्या होगा, 10 ही होगा, क्योंकि 10 तो हम पहले से इन्वेस्ट कर चुके थे। तो वैसे यहाँ भी है, इसने दो एटीपी इन्वेस्ट किया, 4 मिला, तो दो तो ये इन्वेस्ट कर चुका था, तो इसका फायदा और प्रॉफिट तो यही हुआ ना, दो। तो नेट जब बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछेगा नेट, तो दो एटीपी होगा, दो एनएडीएच होगा, एंड टू पाइरुवेट होगा। ठीक है, तो बस यही हमें ग्लाइकोलिसिस में समझना है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज क्या है, पे ऑफ फेज क्या है, कितने एटीपी कहाँ पे स्पेंड हो रहे हैं, कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो यही जहाँ पे फॉर्म होता है एनर्जी पे ऑफ फेज में, वही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है, तो बस यही हमें समझना है। ठीक, एनएडीएच और एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक, फर्दर इसमें दे रहा है कि ग्लाइकोलिसिस जो है रिलीज करता है लेस देन अ क्वार्टर ऑफ केमिकल एनर्जी इन ग्लूकोज दैट कैन बी हार्वेस्टेड बाय सेल्स, और मोस्ट ऑफ एनर्जी जो है रिमेन्स स्टॉक पाइल्ड होते हैं इन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। और जब O2 प्रेजेंट होता है तो पाइरुवेट इन यूकैरियोटिक सेल ये इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट होता है। ठीक, एरोबिकली रेस्पायरिंग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये प्रोसेस होता है साइटोसोल में। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरा जो है लिंक रिएक्शन, जिसको कि ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में। ठीक,
तो जब इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो जो पायरुवेट है सबसे पहले कन्वर्ट होता है इनटू ए कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइमेज, जिसको कि एसिटाइल सीओए भी कहा जाता है। और ये जो स्टेप है जो कि लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल को, ये कैरिड होता है बाय ए मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि 3 रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। अब वो कौन से रिएक्शन है और कैसे कैटेलाइज करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो पायरुवेट है इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक, ये कैरी करता है कुछ लिटिल केमिकल एनर्जी जो कि पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और गिवन ऑफ एज ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला स्टेप है जहां पे CO2 रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान। बाकी जो रिमेनिंग दो कार्बन फ्रेगमेंट है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर्ड हो जाता है NAD प्लस को और स्टोर हो जाता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH। ये हमें ध्यान रखना है। और जो फाइनली है यहाँ पे होता क्या है, जो कोएंजाइम ए है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो है ये डेराइव्ड होता है फ्रॉम बी विटामिन, is attached by its sulfur atom to the two carbon intermediate forming acetyl coenzyme A। तो ये है दो कार्बन इंटरमीडिएट। और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये हाई पोटेंशियल एनर्जी होता है जो कि यूज किया जाता है टू ट्रांसफर द एसिटाइल ग्रुप टू अ मॉलिक्यूल इन द साइट्रिक एसिड साइकिल, अ रिएक्शन दैट इज देयरफॉर हाईली एक्सर्गोनिक। तो ये है ऑक्सीडेशन। अब इसके रिएक्शन की बात करें तो दो मॉलिक्यूल्स जो है पायरुविक एसिड के, ठीक, साथ ही दो COA है, दो NAD प्लस, ठीक, ये है रिएक्शन इसका। अब यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होता है, ठीक, साथ ही यहाँ पे यूज होता है मैग्नीशियम आयन, ठीक, लिपोइक एसिड यहाँ पे यूज होता है, TPP यानी कि थियामीन पायरोफॉस्फेट भी यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ठीक, जो कि दो कार्बन का होता है। एसिटाइल कोएंजाइम बना यहाँ पे दो, ठीक, और साथ ही यहाँ पे CO2 का रिलीज होता है। तो ये पहला स्टेप है जो कि हमें ध्यान रखना है जहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है। और चूंकि ये कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल का, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो CO2 है वो रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान। तो यही है ऑक्सीडेशन पायरुवेट का, एसिटाइल कोएंजाइम, इसका रिएक्शन, इसका जो भी कैटेलाइज होने का जो 3 रिएक्शन है वो सारा स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ओवरव्यू की बात करते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन और साइट्रिक एसिड साइकिल। तो देखिए जो ग्लाइकोलिसिस है फर्दर ऑक्सीजन मिलता है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन तो साइट्रिक एसिड साइकिल, इसी को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि क्रेब्स ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड साइकिल में बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितने कार्बन यूज हो रहे हैं, कहाँ पे NAD प्लस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, CO2 कहाँ रिलीज हो रहा है, FADH2 कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो यही सब चीजें हमें ध्यान रखनी है किसमें, साइट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, जो कि 2 कार्बन का होता है, ये ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, ठीक है, तो ये बना लिया 6 कार्बन। और जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये कन्वर्ट होता है साइट्रेट में, और जो साइट्रेट है ये कन्वर्ट होता है अपने आइसोमर में जिसका कि नाम है आइसोसाइट्रेट, ठीक। अब यहाँ तक हमें ध्यान रखना है कि यहाँ तक 6 कार्बन ही आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे CO2 हो रहा है मतलब लूज, ठीक है। आइसोसाइट्रेट जब ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूसिंग NAD प्लस टू NADH, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड लूजेज अ CO2 मॉलिक्यूल। जब CO2 मॉलिक्यूल इस स्टेप में लूज हो रहा है तो जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये हो जाएगा आपका 5 कार्बन का, ठीक है। अब फर्दर आप देखेंगे तो अनदर CO2 इज लॉस्ट, तो फर्दर जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये हो जाएगा आपका 4 कार्बन का। अब यहाँ से आगे सब के सब 4 कार्बन की हैं क्योंकि आगे कोई CO2 लूज नहीं हो रहा है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, दो स्टेप पे CO2 लूज हो रहा है, यहाँ पे NAD प्लस से यहाँ पे रिडक्शन NADH इतना ध्यान रखना है। अब ये देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट, तो यहाँ पे GTP मॉलिक्यूल लूज हो रहा है, दोनों सिमिलर मतलब वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं क्योंकि जो GTP मॉलिक्यूल है ये एक ही ATP के ही बराबर होता है। तो सिमिलर टू ATP मॉलिक्यूल है GTP, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। और फर्दर जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ट्रांसफर होते हैं टू FAD और बनाते हैं FADH2 एंड ऑक्सीडाइजिंग सक्सिनेट, ठीक है।
तो ये हमें ध्यान रखना है। और फर्दर फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में with addition of water molecule and rearrangement of bond in the substrate and malate convert to oxaloacetate। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। अब हमें ये साइकिल याद रखनी है, तो कैसे याद रखेंगे हम? इसको हम याद रख सकते हैं C से IO अल्फा, ठीक है, SSFMO। तो यहाँ पे हम बेसिकली यही देखेंगे कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। यहाँ तक तो 6 कार्बन था ही, ठीक है, 6 कार्बन था। यहाँ पे है आपका 5 कार्बन और इधर फर्दर आपका 4 कार्बन हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक CO2 लूज हो रहा है, यहाँ पे भी एक CO2 लूज हो रहा है। तो बस इतना ही हमें ध्यान रखना है और इसी को हमें कवर करना है इसमें, ठीक है। तो ये जो वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल है उसके दौरान होता क्या है, ठीक। तो ये देखिए आप यहाँ पे 3 जगह NADH2 हो रहा है, ठीक है। एक तब जब ये इस स्टेप के दौरान, ठीक है, एक NADH2 इस स्टेप के दौरान, और अल्फा क्यूटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन के दौरान एक NADH2, ठीक। तो यही सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया ऑक्जेलोसक्सिनिक सक्सिनिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनेट एसिड। यहाँ पे एक NADH2 एक यहाँ पे, और एक आपका NADH2 यूज हो रहा है आखिर में, ठीक है, मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट में। तो ये हो गया। ये सब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ बहुत हेल्पफुल होगा। और सक्सिनेट से फ्यूमरेट, यहाँ पे FADH2 F से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे FADH2, और ये दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ पे GTP मॉलिक्यूल। तो बस इतना ही हमें ध्यान रखना है साइट्रिक एसिड साइकिल में कहाँ पे कितने ATP ये सब यूज हो रहे हैं, एक टर्न में क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक टर्न में जो बात करते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल में, ठीक, तो NADH 3 है, FADH एक है, और GDP जो कि सिमिलर है ATP मॉलिक्यूल के एक है। तो एक टर्न में ये सब चीजें हो रही हैं, 3 NADH2। ये सब हम ध्यान रखेंगे जब हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट यूज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। FADH2 एक हो रहा है, एक टर्न की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक GTP मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये हो गया साइट्रिक एसिड साइकिल भी कंप्लीट। अब देखिए ईच ग्लूकोज give rise to two molecules of acetyl coenzyme A that enters the cycle because the number noted earlier are obtained from a single acetyl group entering the pathway. The total yield per glucose from the citric acid cycle turns out to be 6 NADH, 2 FADH2 and the equivalent of ATP। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि टोटल यार्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जब पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये 2 टर्न हो जाएगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो जब 2 टर्न हो जाएगा तो ये देखिए 6 NADH 3 था तो ये 6 हो जाएगा, एक था तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 टर्न की बात हो रही है। वहां पे एक GTP था तो एक ATP, यहाँ पे 2 टर्न में होगा ऐसा तो 2 ATP हो जाएगा। तो जितने भी ATP प्रोड्यूस होते हैं रेस्पिरेशन रिजल्ट्स लेटर फ्रॉम ऑक्सीडेटिव phosphorylation when the NADH and FADH2 produced by the citric acid cycle and earlier steps relay the electrons extracted from food to the electron transport chain। तो इस मेथड से हम जितने भी ATP हैं उनका नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। दे सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू ATP। तो ये सब यहाँ से सप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, ये एक सीरीज है किसका, प्रोटीन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कि सीरीज है प्रोटॉन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ये पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। तो जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें ये पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पास होते हैं, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पास होते हैं one member of the transport chain to another in a series of redox reaction, and the energy released in this reaction is captured as a proton gradient which is then used to make ATP in a process called chemiosmosis। तो यही सब हमें यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो केमियोस्मोटिक थ्योरी है ये कहता है कि जो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है, तो ये जो है ये FMN है, कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये डिफरेंशियल
H प्लस आयन कंसंट्रेशन मेंटेन करता है अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो डिफरेंशियल H प्लस आयन कंसंट्रेशन है इनर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिकल डिफरेंस क्रिएट करता है, जो कि कलेक्टिवली कहा जाता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। अब कैसे क्या होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो टुगेदर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमी ऑस्मोसिस मेक्स अप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो की स्टेप है इस प्रोसेस के, इस डायग्राम में आपको सिंपली दिख पा रहे होंगे। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये देखिए एनएडी प्लस जो है NADH कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स, FADH वाला ये दिख रहा है आपको। ठीक, ये ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ADP से ATP ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कहिए कि जो हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ये सब सारा चीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के ही आधार पे ये होता है। ठीक है, तो देखिए आसान नहीं है कि मतलब ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसको एक एजम्पशन मान के किया जाता है कि ये जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं सीक्वेंसली हो रहे हैं, ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग हो रहा है, एक सबस्ट्रेट बन रहा है विद द नेक्स्ट एंड विथ ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल एंड ETS पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। तो ये सब मेंटेन करके ये निकाला गया है। ठीक है, जो भी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ हम बात करते हैं कुछ क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय NADH एंड FADH2। तो जो भी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं NADH FADH2 फ्रॉम अदर स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये ट्रांसफर करते हैं electron core to molecules near the beginning of the transport chain, or in the process they turn back into NAD plus and FAD, which can be reused in the other steps of cellular respiration। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड प्रोटॉन पंपिंग। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास डाउन होता है इस चेन के थ्रू, they move from a higher to a lower energy level, thus releasing energy, and some of the energy used to pump hydrogen ions, moving them out of the matrix एंड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ये पंपिंग स्टेब्लिश करता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। फिर होता है स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, और एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो कि स्प्लिट होता है हाफ में और H प्लस को टेकअप करता है और वाटर बनाता है। ठीक है, ग्रेडियंट ड्रिवन सिंथेसिस ऑफ ATP। अब जैसे H प्लस आयन फ्लो करता है डाउन दियर ग्रेडियंट और बैक इनटू द मैट्रिक्स, ये पास करता है थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड एटीपी सिंथेस। ठीक, जो कि हार्नेस करता है फ्लो ऑफ प्रोटॉन टू सिंथेसाइज एटीपी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। आप देखिए populating the inner membrane of the mitochondrion or the prokaryotic plasma membrane are many copies of the protein complex called ATP synthase, the enzyme that makes ATP and ADP and inorganic phosphate। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंटरनल रड है, कैटालिटिक नॉब है। तो बस ये समझना है कि जो सबसे पहले H प्लस आयन है ये फ्लो करता है डाउन दियर ग्रेडियंट, इंटर करता है चैनल इन ए स्टेटर। ठीक, ये आप देख पा रहे होंगे स्टेटर है विच इज एंकर्ड इन द मेम्ब्रेन। अब फिर जो H प्लस आयन है इंटर करता है बाइंडिंग साइड विथ ए रोटर, चेंजिंग द शेप ऑफ ईच सब यूनिट सो दैट द रोटर स्पिन्स विद इन द मेम्ब्रेन। ठीक, और जो प्रत्येक H प्लस आयन है ये बनाते हैं एक कंप्लीट टर्न बिफोर लिविंग द रोटर एंड पासिंग थ्रू ए सेकंड चैनल इन द स्टेटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जो स्पिनिंग होता है रोटर, ये कॉज करता है इंटरनल रड टू स्पिन एज वेल, और ये रड एक्सटेंड करता है लाइक ए स्टॉक इनटू द नॉब बिलो इट विच इज हेल्ड स्टेशनरी बाय पार्ट ऑफ द स्टेटर। और फिर टर्निंग ऑफ द रड एक्टिवेट करता है कैटालिटिक साइट इन द नॉब, जो कि प्रोड्यूस करता है एटीपी फ्रॉम एडीपी। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ऐसे होता है एटीपी का प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए एटीपी प्रोडक्शन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो देखिए यही हमें समझना है कि कैसे 30 से 32 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल यार्ड मतलब आते हैं। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम समझेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, जिसके बारे में हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कैसे तैयार किया गया, ठीक है, ये बस एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, और ये जितने भी कैलकुलेशन किए जा रहे हैं इस एजम्पशन को मान के किए जा रहे हैं कि जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सीक्वेंशियल हो रहे हैं। ठीक है, ये जो NADH सिंथेसाइज हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, ये ट्रांसफर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसके अंदर अंडरगो कर रहा है। ठीक है, और कोई भी इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। ठीक है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं यूज किया जा रहा है पाथवे में कुछ another compound को synthesize करने के लिए, और only glucose is being repaired, no other alternative substrate are entering the pathway at any of the intermediate stages। तो ये 3 से 4 कंडीशन है
जिसको ध्यान में रख के इसको की माने कैलकुलेट किया जा रहा है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट तैयार की जा रही है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन शटल स्पैन, ठीक है, 2 एनएडीएच है, ये ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है, 2 एटीपी, ये है नेट गेन जो कि हमने शुरू में ही पढ़ा था। अब ये देखिए पायरुवेट ऑक्सीडेशन से 2 एनएडीएच, ठीक है, और ये दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन शटल और स्पैन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन से 2 एनएडीएच, फर्दर साइट्रिक एसिड साइकिल से जब बात करते हैं तो यहाँ पे 6 एनएडीएच, 2 FADH2 और यहाँ पे भी 2 एटीपी, जो कि एक जीटीपी था और वही 1 टर्न की बात हो रही थी, और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 2 बार साइट्रिक एसिड साइकिल को चलना पड़ेगा, 2 टर्न होगा तो 2 एटीपी हो जाएगा यहाँ पे। ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए जब बात आती है NADH की, ठीक है, तो NADH में हमें ये ध्यान रखना है, ये जो NADH है यहाँ पे क्या होता है कि एक NADH से बनता है 3 ATP, और FADH जो है इससे बनता है 2 एटीपी, और जो एटीपी है ये दोनों अप्रोक्सीमेटली जीटीपी। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो बस इतना ही हमें समझना है और हम आसानी से रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे। तो अब देखिए बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस में देखिए 2 एनएडीएच, 2 एटीपी, तो एनएडीएच से कितना हो गया, 6 एटीपी, और 2 एटीपी तो है ही, तो यहां से टोटल आ गए आपके 8 एटीपी। ठीक है, अब आता है पाइरुवेट ऑक्सीडेशन, यहाँ से 2 NADH है तो 2 से आपको हो गया 6 ATP, यहाँ पे बाकी कुछ है नहीं। और साइट्रिक एसिड साइकिल में 6 NADH 2 FADH, तो 6 NADH यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 18 ATP, क्योंकि एक NADH इक्वल टू 3 ATP। FADH से 2 ATP यानी कि 2 FADH यानी कि 4 ATP, और 2 ATP तो है। ठीक है, तो 18 4 22 और 2 24, यहाँ से एटीपी आ गए। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 24 चौक 30, और ये हो गया आपका 8, यानी कि टोटल आपका आ रहा है 18 4 22 और 2 24, 34 और 8 38। ठीक है, तो ये आपको हम मतलब जो हमने कैलकुलेट किया उससे आ रहा है। ठीक है, तो अबाउट 26 और 28 एटीपी बन रहे हैं बाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिपेंडिंग ऑन विच शटल ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH इन साइटोसोल। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 26 और 28 ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कितने मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सा शटल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो अब शटल की बात करते हैं तो बेसिकली होते हैं ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल, जो कि कॉमन शटल सिस्टम है, और एक होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो ये दो शटल होते हैं, ये शटल यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। शटल होते हैं दो बेसिकली, एक होता है जो कॉमन होता है वो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, और दूसरा है मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो ये है दो शटल, जो मेलेट एस्पार्टेट शटल है ये हार्ट लिवर और किडनी में होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, ये जो 38 एटीपी आया, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो शटल मैकेनिज्म है, कोई भी शटल मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है, वहां पे एब्सेंट होता है। तो उनमें हमेशा 38 एटीपी आता है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। तो ये जो 38 एटीपी आया ये है प्रोकैरियोट्स के लिए, क्योंकि उनमें कोई भी शटल मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है, तो उनमें हमेशा 38 एटीपी आएगा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की जाए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब बाकी ये 30 से 32 तक वेरी करता है। अब ये क्यों करता है, क्योंकि जो मेटाबो ये शटल पे डिपेंड करता है, अगर ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल है या जो भी, जो कि मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक पाथवे हो गया ग्लाइकोलिसिस का, क्रेब्स साइकिल का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, ये ऐड करता है 30 to 32 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं अगर ईएमपी पाथवे की बात करें जो कि ग्लाइकोलिसिस था, वहां से 6 से 8 एटीपी आते हैं। ठीक है, तो वहां पे 6 से 8 एटीपी आते हैं कहाँ पे, इसमें। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से, तो यहाँ पे 8 और 6 एटीपी यहाँ से आते हैं। ठीक है, और गेटवे रिएक्शन से 6 एटीपी आते हैं। ठीक, और 24 एटीपी आते हैं हमारे क्रेब्स साइकिल से। तो 36 से 38 ये वेरी करता है।
ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर जनरल क्वेश्चन में अगर 30 to 32 भी दिया हो तो उसको भी हम करेक्ट मानेंगे अगर ऑप्शन में बाकी और ऑप्शन न दिए हो तो। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है 32 हो गया, ठीक है, 36 हो गया, 38 हो गया और दे दिया जाए कि प्रोकैरियोट में एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमेशा 38 ही होगा, क्योंकि उनमें कोई भी सर्टल मैकेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, इसलिए एटीपी नहीं वेरी करता है। ठीक है, तो यही है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ठीक, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, 8 से 6 एटीपी आपको ग्लाइकोलिसिस के थ्रू यहाँ से 6 एटीपी आपको मिलेंगे। साइट्रिक एसिड साइकिल से 24 एटीपी। अब कैसे ये जनरेट हुआ ये आपको हमने बताया कि एक एनएडीएच से 3 एटीपी मिलते हैं और एफएडीएच से 2 एटीपी और जीटीपी दोनों सिमिलर ही हैं। तो हमने डिस्कस किया बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में दो फेजेस थे। ठीक है, अगर हम समरी करें, ठीक है, समरी इस चैप्टर का करें तो बेसिकली इस चैप्टर में कुछ है नहीं, सिंपल बस यही है कि हमें ध्यान रखना है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, दूसरा हमें ध्यान रखना है लिंक रिएक्शन जो कि गेटवे रिएक्शन था। ठीक है, और तीसरा हमें ध्यान रखना है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और बाकी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ठीक, और सटल मैकेनिज्म। तो ग्लाइकोलिसिस में दो फेजेस थे, एनर्जी इन्वेस्टमेंट और एनर्जी पे ऑफ फेज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटीपी स्पेंड किया गया था और फिर यहाँ पे 4 एटीपी मिला था, उसके साथ 2 एनएडीएच। ठीक है, और लिंक रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 एनएडीएच हमें मिला था। क्रेब्स साइकिल की बात करें तो यहाँ पे मतलब एक टर्न में हमें 3 एनएडीएच मिला था, एक एफएडीएच मिला था और एक जीटीपी मिला था। लेकिन जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें हो जाएगा 3 की जगह 6 एटीपी, क्योंकि 2 बार क्रेब साइकिल कंटिन्यू करनी पड़ेगी। 6 एटीपी, फिर उसके बाद से यानी कि 6 एनएडीएच। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एनएडीएच हो गया और उसके बाद से हमें मिला था क्या, एफएडीएच2। तो 2 एफएडीएच2 है यहाँ पे। ठीक है, और एक जीटीपी मॉलिक्यूल तो था ही, तो यहाँ पे 2 जीटीपी मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये 6 से आ जाएगा अपना 18 एटीपी, यहाँ से अपना आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, 18 4 22 2 24। ये हो गया रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। लिंक रिएक्शन से 6 एटीपी, यहाँ से 8 और 6 एटीपी। ठीक है, तो जनरली 36 एटीपी होता है, 36 और 38। तो जो 38 है ये होता है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि वहां पे कोई भी सेटल मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले प्रोकैरियोट्स स्पेसिफाई करके तो हमारा करेक्ट आंसर 38 होगा हमेशा। तो यही है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। और जो रेस्पिरेशन है बेसिकली ग्लाइकोलिसिस कौन कौन से पाथवे हैं, कैसे होता है, लिंक रिएक्शन क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल में कहाँ पे एनएडीएच कैसे क्या होता है, CO2 कहाँ पे रिलीज होता है, CO2 पहली बार कहाँ पे रिलीज होता है, तो ये सब सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके ग्रेजुएशन के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।